क्या किसी की बुद्धिमानी को, उसकी पूरी इंटेलिजेंस को सिर्फ एक नंबर में बांधा जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ना? तो आज हम इसी सवाल के जवाब की तलाश में निकलेंगे। देखेंगे कि आखिर ये आईक्यू स्कोर आया कहाँ से और इसने दुनिया को कैसे बदल के रख दिया। तो सबसे पहले और सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। किसी आइडिया को, किसी विचार को आखिर कोई मापे तो मापे कैसे? मतलब सोचिए, इंटेलिजेंस ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, तो फिर इसे नंबरों में कैसे तब्दील किया जाए? यही वो पहेली थी जिसने कई दशकों तक वैज्ञानिकों को परेशान किए रखा। चलिए, तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिर से। ये वो दौर था जब पहली बार हिम्मत करके कुछ वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग की ताकत को मापने की सोची, उसे एक नाम देने की, एक पैमाना बनाने की कोशिश की। तो इस सफर की शुरुआत हुई फ्रांसिस गाल्टन जैसे कुछ बड़े विचारकों से, जिन्होंने इस फील्ड को एक नाम दिया। फिर आए जेम्स कैटल, जिन्होंने पहली बार मेंटल टेस्ट या मानसिक परीक्षण जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर 1905 में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली एल्फ्रेड बिने को, जिन्होंने पहला सफल इंटेलिजेंस टेस्ट बना डाला। तो ये वो पहले कदम थे जो एक धुंधले से आइडिया को हकीकत की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम था, वो 1908 में एल्फ्रेड बिने ने ही उठाया। वो एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो क्या था ये जबरदस्त आइडिया? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मेंटल एज का, यानी मानसिक आयु। अब इसका मतलब ये नहीं था कि किसी की असली उम्र कितनी है, नहीं। इसका मतलब था कि किसी का दिमाग, उसकी सोच समझ किस उम्र के बच्चे के बराबर विकसित है। और ये उस जमाने के लिए बिल्कुल नई सोच थी। बिने का ये आइडिया था तो क्रांतिकारी, और बहुत जल्द विलियम स्टर्न नाम के एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने इसमें एक और संभावना देखी। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मूले में बदलने का तरीका खोज निकाला। तो विलियम स्टर्न ने बिने के आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने दुनिया को दिया इंटेलिजेंस कोशेंट, या जिसे हम सब जानते हैं आईक्यू। आइडिया बहुत सीधा था, किसी की मानसिक आयु को उसकी असली उम्र से डिवाइड कर दो। तो ये था दुनिया का पहला आईक्यू फॉर्मूला, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। सीधा साधा है ना? पर इसमें एक दिक्कत थी, ये स्टैंडर्डाइज नहीं था। इसका मतलब ये था कि अलग अलग उम्र के लोगों के स्कोर्स को आपस में कंपेयर करना बहुत मुश्किल था। और इस मुश्किल का हल निकला 1916 में। सामने आए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अमेरिकी प्रोफेसर लुइस टर्मन। उन्होंने बस एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव किया। और ये बदलाव क्या था? टर्मन का आइडिया बहुत ही सिंपल था। उन्होंने स्टर्न की रेशियो को बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? एक तो सारे डेसिमल यानी दशमलव हट गए और हमें एक साफ सुथरा, इस्तेमाल में आसान नंबर मिल गया। और बस इसी के साथ हमें वो फॉर्मूला मिल गया जो दशकों तक पूरी दुनिया में आईक्यू मापने का स्टैंडर्ड बना रहा। मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये था फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब टर्मन के पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आ गया था, पर एक नंबर तो सिर्फ एक नंबर होता है ना? अगला बड़ा कदम था इन नंबरों को कोई मतलब देना। तो उन्होंने स्कोर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटने का एक सिस्टम बनाया। और ये रही टर्मन की क्लासिफिकेशन टेबल। ये उस समय का एक तरह से रेफरेंस पॉइंट बन गई। इसमें स्कोर को प्रतिभाशाली से लेकर नीचे के लेवल्स तक बांटा गया था। अब यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है कि जो शब्द नीचे के स्कोर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि जड़ बुद्धि, मूढ़ या मूर्ख, वो आज के समय में पूरी तरह से गलत और अपमानजनक माने जाते हैं। अब इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। अब इस टेबल में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी, मतलब हम में से ज्यादातर लोग, ठीक बीच में आते हैं, 90 से 110 के सामान्य या औसत वाले दायरे में। तो ये तो हुई एवरेज रेंज की बात, लेकिन स्केल के सबसे ऊपरी सिरे का क्या? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में कई साइकोलॉजिस्ट्स ने टर्मन की प्रतिभाशाली वाली कैटेगरी को और गहराई से समझने की कोशिश की और इसमें कई नई परतें जोड़ी। स्किनर और हैरीमैन का ये कोट इस बात पर जोर देता है कि प्रतिभाशाली शब्द कितना एक्सक्लूसिव है। उनके मुताबिक ये शब्द सिर्फ उन 1% बच्चों के लिए है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब हम बहुत ही छोटे, बहुत ही खास ग्रुप की बात कर रहे हैं। और आज इस गिफ्टेडनेस के कॉन्सेप्ट को और भी बारीकी से समझा जाता है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो इसे कई लेवल्स में बांटता है, न्यून प्रतिभाशाली से लेकर प्रगाढ़ प्रतिभाशाली तक।
तो एक आइडिया को मापने का ये पूरा सफर हमें एक नंबर तक, एक स्कोर तक ले आया। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। अगर आईक्यू एक स्कोर है, तो क्या इंटेलिजेंस एक खेल है? क्या किसी इंसान के दिमाग की पूरी क्षमता को, उसकी सारी काबिलियत को सिर्फ एक स्कोर में कैद किया जा सकता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जाना चाहिए।